परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल, ये फहरिस्त इतनी, और इसके अलावा कई ऐसी पोस्ट होती हैं जो कॉन्फिडेंशियल भी होती हैं जिनके बारे में जानकारी नहीं दी जाती। पोस्ट भी ऐसी और ऑपरेशंस। देखिए, फौज में एक चीज़ होती है नावेद, एक कहावत है, जितना रगड़ा उतना तगड़ा। सबसे बड़ा जो इनको रीज़न है चुनने का वो ये है कि चाइना और पाकिस्तान, उस समय ऑपरेशन राइनो चलाया गया था एक इंडियन आर्मी की ओर से, भारत सरकार की ओर से, ताकि उग्रवाद को कंट्रोल किया जा सके। इसके बाद कोची यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से इन्होंने टेलीकम्युनिकेशंस में एमएससी किया है। फिर उसके बाद मुंबई यूनिवर्सिटी से स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में इन्होंने एमफिल किया है। बताइए। और फिर मुंबई यूनिवर्सिटी से ही इन्होंने डिफेंस स्टडीज़ में भी बहुत लंबी फहरिस्त, मतलब इतना 3-4 लोग इतना जितना नहीं पढ़ते उससे ज़्यादा ही अकेले पढ़ चुके हैं। मतलब नेवी में एक कहावत है कि जिसने भी एयरक्राफ्ट कैरियर कमांड किया उसने एक टाइम पे नेवी कमांड की। अगर मतलब इसको समझना चाहें तो जैसे ईरान में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इस वक्त, तो वहाँ पर भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा और जो भी रक्षा डिफेंस उसको कैसे सुनिश्चित किया जाए, कहीं उस पर हमला ना हो जाए, तो इस तरह की आप बात करें ऑफशोर सिक्योरिटी जो एक चीज़ बड़ी दिलचस्प हुई थी कि हमारे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स चीफ तीनों लोग सेम बैच के एनडीए के थे, तीनों लोग दोस्त थे और तीनों लोग साथ में चीफ बने। तस्वीरें भी आती थी उनके बढ़िया हंसते मुस्कुराते हुए, और जो ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी जब प्रेस ब्रीफिंग के वक्त की कुछ फोटोज आ रही थी, कुछ कोई इसमें जेट डोंट केयर वाला गाना लगा रहा था, तो वो सारे काफी पॉजिटिव भी लगता देखकर। हाँ, तो उन्होंने एक ऑडियो सुनाया, वो पाकिस्तान का ऑडियो था और वहाँ से कहा था कि पोस्ट छोड़ के चले जाओ। कमांडर साहब ने कहा है, वो पंजाबी जो एक्सेंट होता है उनका, कई बार किसी को सुपरसीड करके भी बनाया जाता है कि नहीं, मतलब सीनियरिटी के बेसिस पे हम नहीं चुनेंगे, तो ये पूरा सरकार के हाथ में होता है। 30 मई 2026 को भारत के मौजूदा सीडीएस अनिल चौहान का रिटायरमेंट है, और साथ ही उसी वक्त रिटायरमेंट है भारत के मौजूदा नेवी चीफ का भी, एडमिरल दिनेश त्रिपाठी का। इनके बाद इन पदों को कौन भरेगा, तो 2 नाम हैं। पहला एनएस राजा सुब्रमणी और दूसरा कृष्ण स्वामीनाथन। सीडीएस होंगे राजा सुब्रमणी और जो नेवी चीफ होंगे वो होंगे कृष्ण स्वामीनाथन। इन्हीं 2 लोगों पर भारत सरकार ने भरोसा जताया है भारत की रक्षा का। साथ में तीनों सेनाओं के प्रमुख होंगे एनएस राजा सुब्रमणी। तो ये कैसे इनको चुना गया है, इसके लिए ये अगर आप जानना चाहें तो नामों के पीछे की कहानी भी है, एक मेहनत है, कई सारे सक्सेस है, कामयाबी है, जहां पर भारत की रक्षा को इन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से सुनिश्चित किया है। ये सारी जानकारी लेकर हमारे साथी मानस आए हैं, जो दोनों की ही डिटेल्स बताएंगे कि किस तरह का इनका पूरा प्रोफाइल रहा है और क्यों इन्हें चुना गया। तो सबसे पहले तो मैं लेकिन मानस ये जानना चाहूँगा कि इनके एक बार अगर आप ब्रीफली अगर प्रोफाइल बता दें आप, कि जो सबसे पहली अगर कोई जानकारी दर्शकों तक पहुंचनी चाहिए तो। देखिए, जो ये लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी हैं और ये रिटायर्ड हैं। हमें ये चीज़ ध्यान देनी होगी कि ये रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल हैं और फिलहाल ये जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जो सचिवालय है उसमें मिलिट्री एडवाइज़र हैं। सबसे खास बात जो इनको सबसे अलग बनाती है, और जो सीडीएस के लिए, यूँ तो हमारे हर ऑफिसर्स बहुत शानदार काम करते हैं, लेकिन चाइना और पाकिस्तान का जो फ्रंट है, खासकर चाइना फ्रंट, उसका इन्हें मतलब एक्सपर्ट माना जाता है। और चाइना से जो भी चीज़ें डील होती हैं उस पर सरकार को ज़रूरी मुद्दों पे सलाह देना, पहले भी जब ये सर्विस में रहे उस दौरान भी और सर्विस के बाद भी, आप समझ सकते हैं कि सरकार ने इन्हें क्यों अपना मतलब एडवाइज़र बनाया। इसी वजह से, क्योंकि इनको ऑपरेशनल नॉलेज बहुत अच्छी है इनकी, ऑन ग्राउंड क्या स्थिति है, एक चाइनीज़ माइंडसेट या एक पाकिस्तानी सोल्जर या जनरल या सीमा पर बैठा जो भी एलओसी का उसका जवान है वो कैसे सोचता है, इसकी बहुत अच्छी समझ रखते हैं लेफ्टिनेंट जनरल एनएस राजा सुब्रमणी। इसके अलावा जो हमारे जो अगले नेवी चीफ होने वाले हैं, वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन, इनको कहा जाता है कि ये जो सी डिटरेंस है, खासकर जो आप देख रहे होंगे ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने देखा कि अब इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, साइबर वॉरफेयर का जो ज़माना है, इस चीज़ में वाइस एडमिरल कृष्णा स्वामीनाथन को महारत हासिल है। वो खुद भी मतलब उनके पास ऐसी कई सारी डिग्रीज हैं, उन्होंने पढ़ाई की है बाकायदा इस चीज़ की, टेलीकम्युनिकेशंस की। तो इस वजह से जो नए ज़माने की वॉरफेयर है और जो ग्रोइंग थ्रेट्स हैं, जैसे हम देखते हैं चाइना और पाकिस्तान के फ्रंट पे हमारे दोनों देशों का हम गठजोड़ भी देख रहे हैं कि किस तरीके से दोनों देश कोलैब कर रहे हैं, तमाम JF-17 विमान और कई चीज़ें सामने आती हैं कि वो साथ में मिलकर डिफेंस प्रोडक्ट्स भी बना रहे हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक चाइना और पाकिस्तान का जो नेक्सस, और दूसरी चीज़ इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का बढ़ता दायरा, इन 2 चीज़ों को देख के खासकर इन दोनों लोगों को इस पद के लिए चुना गया है।
दोनों के बैकग्राउंड पे और बात करेंगे, लेकिन जो एक चीज़ मुझे थोड़ा सा हिट की, वो मतलब एक तरह से जिज्ञासा हुई मुझे वो सुनकर कि आपने बताया कि रिटायर्ड हैं और उसके बाद वो आ रहे हैं, तो क्या रिटायरमेंट के बाद इनको इसके लिए कोई एक्सटेंशन दिया गया है, और पहले कभी ऐसा हुआ है कि रिटायर्ड जो है ऑफिशियल वो इस पर बैठे हो? देखिए, कई बार ऐसा हुआ है कि रिटायर्ड ऑफिशियल्स को भारत सरकार में जो अलग अलग पदों पे होते हैं, फौज में भी सीडीएस होते हैं, तो उनको एक्सटेंशन देती है सरकार। उसके कई कारण हो सकते हैं। कई बार हो सकता है कि नए चीफ का चुनाव नहीं हो पाता है या नए सीडीएस का चुनाव नहीं हो पाता है, तमाम कारण हो सकते हैं। लेकिन एक्सटेंशन देना अपने आप में मतलब कोई एक्सटेंशन तो नॉर्मल चीज़ है, वो तो होते रहती है, मगर सीडीएस के पद की अगर बात करें तो सीडीएस के पद की अब बात करें तो जब जनरल बिपिन रावत का जब देहांत हुआ, जब हेलीकॉप्टर क्रैश में उनकी मौत हुई, तो उसके बाद जनरल नरवणे को कुछ दिन के लिए सीडीएस का पद दिया गया था। बाद में जनरल अनिल चौहान को लाया गया, जो कि लेफ्टिनेंट जनरल थे उस समय। तो इस तरीके से मतलब ये एक्सटेंशन देना, अनिल चौहान को, जनरल चौहान को फिर से एक्सटेंशन दिया गया ऑपरेशन सिंदूर से पहले। तो ऐसा कोई मतलब कई मिसालें ऐसी मिलती हैं जहां आर्मी चीफ्स और तीनों सर्विसेज के चीफ्स को कई बार कई कारणों से एक्सटेंशन दिया जा सकता है। अब इनके अगर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, बैकग्राउंड की बात करें डिटेल में, तो देखिए, सबसे पहले हम इनके सम्मानों की बात करेंगे जो इन्होंने सर्विस दी है नेशन को। जो सीडीएस बनने जा रहे हैं हमारे सुब्रमण्य सर, परम विशिष्ट सेवा मेडल, अति विशिष्ट सेवा मेडल, सेना मेडल। सेना मेडल एक ऐसा मतलब सम्मान है नावेद, जो कि सेना में सर्विस के दौरान, और अधिकतर ये यंग ऑफिसर्स को मिलता है जो ऑन ग्राउंड। तो ये बहुत संभव है कि इनके यंग डेज के दौरान ये मिला होगा। और 14 दिसंबर 1985 को इन्होंने गढ़वाल राइफल में ये कमीशन हुए थे। अब फौज की सबसे दिलचस्प बात मुझे ये लगती है कि आप चेन्नई के, तमिलनाडु के, नागालैंड के रहने वाले हैं, लेकिन आपको कमीशन किया जाता है गढ़वाल राइफल्स में। आप उत्तराखंड के रहने वाले हैं, लेकिन आपको मद्रास रेजिमेंट की कमान संभालनी होती है एक अफसर के तौर पे। फिलहाल ये जैसा हमने बताया कि नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का जो सचिवालय है, उसमें ये मिलिट्री एडवाइज़र हैं। गढ़वाल राइफल्स में कमीशन हुए थे। इसके बाद जब एक के बाद एक इनके जब हम क्वालिफिकेशंस पे नज़र डालते हैं, तो ये जॉइंट सर्विसेज स्टाफ कॉलेज है यूके में, ये फौज की स्टाफ कॉलेज है, वहाँ इन्होंने पढ़ाई की। उसके बाद नेशनल डिफेंस कॉलेज दिल्ली में इन्होंने पढ़ाई की। किंग्स कॉलेज लंदन से इन्होंने एमए किया। उसके बाद मद्रास यूनिवर्सिटी से एमफिल किया डिफेंस स्टडीज़ में। तो मतलब काफ़ी अच्छा क्वालिफिकेशन, एकेडमिक क्वालिफिकेशन भी काफ़ी और इसके मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं इनके डोमेन के ही इर्द गिर्द हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ ऐसे ही कर लिया हो, या इनके सारे डोमेन के इर्द गिर्द। और इसी वजह से ये अपने, देखिए फौज में एक चीज़ होती है नावेद, एक कहावत है, जितना रगड़ा उतना तगड़ा। तो आप जितना खुद को पॉलिश करेंगे, जितना मांजेंगे, और उतना हम देखते हैं कि आज 55 साल का एक ऑफिसर है, वो भी 20 साल के जवान के बराबर ही पुशअप्स लगाता है, दौड़ लगाता है। तो ये कल्चर फौज का एक है, भारतीय फौज। सब्जेक्ट डोमेन एक्सपर्टीज में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा मेहनत की है। और आपके पास कुछ उनकी पोस्ट से रिलेटेड, ऑपरेशन से रिलेटेड जानकारी? देखिए, जब ये एज ए यंग ऑफिसर जब ये कमीशन हुए थे 1985 में, तो उस समय सेकंड लेफ्टिनेंट की पोस्ट हुआ करती थी, अब लेफ्टिनेंट की पोस्ट होती है। उस समय एज ए लेफ्टिनेंट ये कमीशन हुए गढ़वाल राइफल्स में। एंड उसके बाद ये अलग अलग पोस्ट पे पहुंचे। लेकिन कुछ पोस्ट हैं जिनके बारे में जिक्र करना ज़रूरी है। जो एनडीए है, नेशनल डिफेंस एकेडमी है पुणे में, वहाँ पे ये डिविजनल ऑफिसर रहे। ब्रिगेड मेजर एक होता है, मेजर का पद होता है, लेकिन वो पूरी ब्रिगेड और ब्रिगेडियर के बीच में वो एक तालमेल का काम करते हैं। तो जो माउंटेन ब्रिगेड है हमारी, लद्दाख और अरुणाचल के इलाकों में रहती है, वहाँ पे इन्होंने ब्रिगेड मेजर का पद संभाला। एक और इन्होंने पोस्टिंग जो ली, बहुत दिलचस्प थी, ओवरसीज पोस्टिंग, यानी भारत के बाहर ये जो मिलिट्री अटैचे कहते हैं या डिफेंस अटैचे कहते हैं, एक डिप्लोमेटिक टाइप की पोस्टिंग होती है। कजाकिस्तान में ये भारत के डिफेंस अटैचे रहे, जिनका काम होता है जिस देश में भी ये पोस्टेड है उस देश से अपने मिलिट्री कॉपरेशन को बढ़ाना। इसके बाद ये मिलिट्री सेक्रेटेरिएट की जो ब्रांच है वहाँ पे असिस्टेंट सेक्रेटरी रहे। ईस्टर्न कमांड में कर्नल रहे ये जनरल स्टाफ के। फिर राष्ट्रीय राइफल्स, जो एक बहुत ही मतलब नामी फोर्स है जम्मू कश्मीर की, काउंटर टेररिज्म में जो डील करती है, वहाँ पे एक पूरे सेक्टर के डिप्टी कमांडर रहे। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में जो इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर्स है, जो तीनों सेनाओं को जो इंटीग्रेट करने की बात होती है नावेद, अभी हमने ट्राई सर्विस देख रहे हैं कि इंटीग्रेटेड कमांड बन रही है, थिएटर कमांड की बात आ रही है। तो जब भी ऑपरेशन होता है तो तीनों सेनाएं सिनर्जी में काम करें, इसके लिए इंटीग्रेटेड हेडक्वार्टर बनाया गया है। वहाँ पे जो मिलिट्री इंटेलिजेंस विंग है उसके ये डिप्टी डायरेक्टर जनरल रहे हैं। इसके अलावा ईस्टर्न कमांड जो हमारी अरुणाचल वाला इलाका आता है, वहाँ पे ब्रिगेडियर रहे हैं जनरल स्टाफ के। स्टाफ कॉलेज जो हमारा है वेलिंगटन तमिलनाडु में, वहाँ पे ये चीफ इंस्ट्रक्टर रहे हैं आर्मी के। और इसके अलावा नॉर्दर्न कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ्स रहे हैं। मतलब ये फहरिस्त इतनी, और इसके अलावा कई ऐसी पोस्ट होती हैं जो कॉन्फिडेंशियल भी होती हैं, जिनके बारे में जानकारी नहीं दी जाती।
अभी जो हमारे पास जो जानकारी है, रक्षा मंत्रालय ने जानकारी दी है। इसके बावजूद इतनी लंबी फहरिस्त है कि मतलब आप लगातार पढ़ते जाएं। क्योंकि ये मिलिट्री इंटेलिजेंस में अगर रहें तो उसमें कई ऐसे पद होते हैं जिनका आम पब्लिक कभी नाम नहीं सुनती, सुनना भी नहीं चाहिए। इसके अलावा कुछ ऑपरेशंस की बात करें तो असम में आपको एक समय याद होगा नावेद, 80 के 90 के दशक में जब उग्रवाद बहुत चरम पे था असम में, बोडोलैंड और तमाम चीज़ों की मांग उठती थी, उस समय ऑपरेशन राइनो चलाया गया था एक इंडियन आर्मी की ओर से, भारत सरकार की ओर से, ताकि उग्रवाद को कंट्रोल किया जा सके। जो भी उस क्षेत्र में जो उग्रवादी हैं उनको मतलब बात से समझा कर, हथियारों के मतलब जिस भी तरह से आप साम दाम दंड भेद जो लगा सकते हो, लेकिन देश में शांति के लिए जो करना उचित था वो भारतीय सेना ने उस समय किया। और ऑपरेशन राइनो में इनकी भूमिका बहुत, मतलब मैंने जब अभी पूछ रहा था, मैं कुछ लोगों से इनके बारे में बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी भूमिका में थे। एग्जैक्ट इन्होंने क्या किया, हाँ कुछ ऐसा कहते हैं कि कुछ ग्रुप्स को इन्होंने राजी कर लिया सरेंडर के लिए, तो ये एक बहुत बड़ा काम था ये। इसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में जो इन्फेंट्री ब्रिगेड है, 168 इन्फेंट्री ब्रिगेड, जो पैदल सैनिक होते हैं उनको इन्फेंट्री कहते हैं, वहाँ पे यहाँ ये पोस्टेड रहे। सेंट्रल सेक्टर जो है माउंटेन डिवीज़न का, अलग अलग सेक्टर्स में बांटा जाता है फौज को, उसमें इन्होंने सेवाएं दी। और जो भारत की इंडियन आर्मी की स्ट्राइक कोर है, जो 2 कॉर्प्स है, उसके जनरल ऑफिसर कमांडिंग रहे। यानी मतलब पोस्ट भी ऐसी और ऑपरेशंस ऐसे कि गिनाने लग जाएं। और अभी सबसे बड़ा जो इनको रीज़न है चुनने का वो ये है कि चाइना और पाकिस्तान जो भी फ्रंट्स है हमारे दोनों, जो बॉर्डर वाले एरिया हैं, खासकर फेंसिंग, मतलब बहुत बारीक चीज़ों पे ये बात करते हैं। हम देखते हैं कि इन जनरल जो बड़े अफसर्स होते हैं वो मतलब ब्रॉडर पॉलिसी में बात करते हैं, ब्रॉडर एस्पेक्ट में बात करते हैं, लेकिन इतनी माइन्यूट डिटेल्स में वो नहीं जाते। और वो एक तरह से वो मैक्रो ओवरव्यू रखते हैं सब चीज़ों के ऊपर कि बाकी चीज़ उनके अंडर के जो ऑफिसर्स हैं वो हैंडल कर रहे हैं, और ये सिर्फ ऑफिसर से कम्युनिकेट करके किए जाते हैं, जो टॉप ऑफिसर, क्योंकि इनके पास फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस है हर चीज़ का। ये खुद भी आरआर के कमांडर रहे, राष्ट्रीय राइफल्स की मैं बात कर रहा हूँ, राष्ट्रीय राइफल्स की आरआर के कमांडर रहे, तो इनको पता है कि कश्मीर में काउंटर टेररिज्म और टेररिज्म कैसे डील किया जाता है। ये ईस्टर्न सेक्टर में रहे, यानी अरुणाचल और असम वाले सेक्टर में रहे, तो इनको पता है कि वहाँ की जो मिलिटेंसी है वो किस तरीके से काम करती है, वहाँ के मिलिटेंट्स का दिमाग J&K वाले जो मिलिटेंट्स हैं उनसे अलग कैसे है। तो ये सारी चीज़ों की वजह से इनका नाम चुना गया है। और मिलिट्री एडवाइज़र हैं, समय समय पे भारत सरकार को सलाह देते हैं। और अगले महीने हम देखेंगे कि 31 को ये हमारे अगले CDS के तौर पे हमारे सामने होंगे। उसके लिए जो भी सेरेमनी होगी वो प्रॉपर होगी। अब इसके बाद बात करते हैं भारत के जो अगले नेवी चीफ होने वाले हैं, वाइस एडमिरल कृष्ण स्वामीनाथन की। उनका भी क्या इसी तरह का तजुर्बा रहा है पूरा? देखिए, कृष्णा स्वामीनाथन, हम कहते हैं कि मतलब नेवी में कहावत है कि जिसने भी एयरक्राफ्ट कैरियर कमांड किया उसने एक टाइम पे नेवी कमांड की। तो ये कहावत यहाँ भी सच है। अच्छा। INS विक्रमादित्य हम पहले ही बता दें, हम पोस्टिंग्स के बारे में इनकी बात करेंगे, लेकिन इन्होंने INS विक्रमादित्य के कमांडर रहे हैं, जो हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर है और बहुत शानदार कैरियर है हमारा। तो इनके सर्विसेज की बात करें तो 1 जुलाई 1987 में इन्होंने ज्वाइन की इंडियन नेवी। उसके बाद ये मतलब कमांडर और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के एक्सपर्ट हैं, कम्युनिकेशन और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के। आज के समय में हम देखते हैं नावेद कि इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, जब ऑपरेशन सिंदूर चल रहा था तो कितनी मिस इन्फॉर्मेशन, कितने ऑडियोज और ये चला के प्रोपोगेंडा करने, प्रोपोगेंडा वॉरफेयर भी कहते हैं, जो सोशल मीडिया में लड़ा जैसे मैं आपको एक जिक्र करूंगा नावेद, जब हम कश्मीर में थे, हम ललन टॉप की टीम में और राशिद थे, तो 15 कोर का हेडक्वार्टर है, तो वहाँ पे मेरी एक ऐसी अफसर से बात हो रही थी, तो उन्होंने मुझे एक ऑडियो सुनाया। मैं नाम नहीं लूंगा उन अफसर का, अभी भी वो सर्विस में है। तो उन्होंने एक ऑडियो सुनाया, वो पाकिस्तान का ऑडियो था, और वहाँ से कहा था कि पोस्ट छोड़ के चले जाओ। उस कमांडर साहब ने कहा है, वो पंजाबी जो एक्सेंट होता है उनका, कि पोस्ट छोड़ के चले जाओ। कमांडर साहब ने कहा है कि जिंदा रहोगे तो पोस्ट फिर से बंकर बना लोगे, जिंदा नहीं रहोगे कुछ ना कर पाओगे। तो इस तरीके की चीज़ें, और इसको इंटरसेप्ट कैसे किया गया, बात यह है कि इसको इंटरसेप्ट कैसे किया गया। तो यहाँ आता है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, डिजिटल वॉरफेयर, और इन चीज़ों में हमारे जो अगले नेवी चीफ हैं वो ना सिर्फ एक्सपर्ट माने जाते हैं, बल्कि उनके पास बाकायदा इस चीज़ों में डिग्री भी है। अच्छा। और वो खुद इन चीज़ों को समझते हैं बहुत बारीकी से। और इस वजह से जो नेवल डोमेन है हमारा, खासकर जो अरेबियन सी है, इंडियन ओशियन है, बे ऑफ बंगाल है, तीन तरफ से हमारा समंदर है, तो एक बड़ा एरिया है और उसको कमांड करना है, तो वहाँ पे भी इसका महत्व बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि आप देखते हैं कि चाइना अपने वॉरशिप्स भेज रहा है कभी रिसर्च के नाम पे, ये इंडियन ओशियन में US के डिस्ट्रॉयर्स और तमाम जहाज घूम रहे हैं, ब्रिटिश के घूम रहे हैं। तो इन चीज़ों को देखते हुए कि हमें इंटरसेप्शन, मतलब आपको पता होना जरूरी है। आपको जब तक पहले पता नहीं होगा कि सामने वाला कर कह रहा है, तो आप कैसे एक्शन, अपना प्लान ऑफ एक्शन आप तैयार ही नहीं कर सकते। आपने यहाँ पर पढ़ाई और क्वालिफिकेशन का जिक्र किया कि उन्होंने इसकी पढ़ाई की हुई है, तो वो क्या है? देखिए,
इन्होंने पहली बात तो देखिए एनडीए से इन्होंने पास आउट हुए ये। उसके बाद जॉइंट सर्विसेज कमांड स्टाफ कॉलेज, ये भी वहाँ गए। उसके बाद कॉलेज ऑफ नेवल वॉरफेयर करंज में है, ये नेवल वॉरफेयर का कॉलेज है, नेवी की लड़ाई की यहाँ पे कैसे क्या होता है उसकी ट्रेनिंग होती है। उसके बाद यूएस नेवल वॉर कॉलेज, अमेरिका में एक नेवल वॉर कॉलेज है न्यूपोर्ट में, रोड आइलैंड में। वहाँ से भी इन्होंने मतलब नेवी के बारे में जानकारी ली, पढ़ाई की। और नावेद ये जेएनयू, हमारे जो दिल्ली में जेएनयू है, वहाँ से इनके पास बीएससी की डिग्री है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। बीएससी किस में? बीएससी सिर्फ लिखा हुआ है, इनकी जो जानकारी आई है। हाँ, इसके बाद कोची यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से इन्होंने टेलीकम्युनिकेशंस में एमएससी किया है। फिर उसके बाद मुंबई यूनिवर्सिटी से स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ में इन्होंने एमफिल किया है। बताइए। और फिर मुंबई यूनिवर्सिटी से ही इन्होंने डिफेंस स्टडीज़ में भी पढ़ाई की है। बहुत लंबी फहरिस्त है, मतलब इतना 3-4 लोग इतना जितना नहीं पढ़ते उससे ज़्यादा ही अकेले पढ़ चुके हैं। और मतलब एक वो भी है कि दिल्ली से पढ़े हैं सर, तो चलिए ठीक है, कभी हम मिलना होगा तो हम आपका, जैसे आप जेएनयू से पढ़े तो हम जाके कह सकते हैं कि ना। बेशक। हाँ, आगे। ठीक है। उसके बाद देखिए ये जो पोस्ट की बात आती है इनकी, जब ये कौन कौन सी बड़ी पोस्ट इन्होंने हेल्ड की है जो पब्लिक डोमेन में है, तो हमारे 2 मिसाइल वेसल्स हैं जो मिसाइल लॉन्च करती हैं, जो हमारी छोटी बोट्स हैं, जहाज़ कह सकते हैं, जंगी जहाज़ कह सकते हैं। आईएनएस विद्युत और आईएनएस विनाश, इन दोनों जहाज़ों के ये कमांडर रहे हैं। उसके बाद आईएनएस कुलिश नाम का एक कॉर्वेट है, ये भी जंगी जहाज़ है, इसके ये कमांडर रहे हैं। आईएनएस मैसूर नाम का एक बहुत हमारा शानदार डिस्ट्रॉयर है, भारत की शान कहा जाता है इसको, आईएनएस मैसूर के कमांडर रहे हैं। और आईएनएस विक्रमादित्य को भी इन्होंने कमांड किया है, वहाँ पर भी सेवाएं दी हैं। तो एक एयरक्राफ्ट कैरियर से लेके कॉर्वेट तक, मतलब हर तरह के जहाज़ का एक एक्सपीरियंस है इनके पास। टेलीकम्युनिकेशंस की जानकारी है, नेवल वॉरफेयर कैसे काम इवॉल्व कैसे हो रहा है नेवल वॉरफेयर। अभी हम देख रहे हैं कि ये ईरान और जो यूएस की जो लड़ाई चल रही है, ये काफ़ी हद तक एक नेवल वॉरफेयर है, क्योंकि यूएस ने अपने अधिकतर नेवल एसेट्स को वहाँ लगाया हुआ है। उसके जितने भी जहाज़ उड़ रहे थे, आप देख रहे थे नावेद, वो यूएसएस जेराल्ड फोर्ड या अब्राहम लिंकन एयरक्राफ्ट कैरियर से उड़ रहे थे। तो इस लिहाज से नेवी का रोल बहुत अहम हो जाता है, और ये सब चीज़ों को देखते हुए ही ये फैसले लिए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट अकेले मतलब कर देती है, इसमें कई सारे चीज़ों को ध्यान रखा जाता है, पूरा बोर्ड होता है। हाँ, एक्सपर्ट्स का बोर्ड है, एक एक्सपर्ट्स होते हैं कई सारे, वो कई लोग मिल के चुनते हैं इन नामों को। कई सारे नाम भी आए होते हैं, सीनियरिटी के बेसिस पे होते हैं कुछ, कई बार किसी को सुपरसीड करके भी बनाया जाता है कि नहीं, मतलब सीनियरिटी के बेसिस पे हम नहीं चुनेंगे। तो ये पूरा सरकार के हाथ में होता है। लेकिन हाँ, जो अभी एक चीज़ और इनके बारे में पता चली हमें कि ये ऑफशोर सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं ये। मतलब भारत के बाहर जो ऑफशोर, जो इंडियन वाटर्स के बाहर जो सिक्योरिटी का जो डोमेन है, कुछ तो हमारे पास मतलब इंडियन वाटर्स जो कहे जाते हैं, इंटरनेशनल वाटर्स में भी जो सिक्योरिटी और तमाम चीज़ें होती हैं, उसको लेके ये सरकार को सलाह देते हैं। उसके बाद ये जो अगर मतलब इसको समझना चाहें तो जैसे ईरान में कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है इस वक्त, तो वहाँ पर भारतीय जहाज़ों की सुरक्षा और जो भी रक्षा डिफेंस, उसको कैसे निश्चित किया जाए, कहीं उस पर हमला ना हो जाए। तो इस तरह की आप बात करें ऑफशोर सिक्योरिटी जो। अब उदाहरण के लिए नावेद, जैसे अभी आपने देखा होगा कि हमारे इंडियन नेवी के जहाज पर्शियन गल्फ के पास हैं, और वो जाते हैं और हमारे जो जहाज आ रहे हैं उनको एस्कॉर्ट करके ला रहे हैं लगातार। इन चीज़ों को कैसे ऑपरेट करना है, तो ये ऑफशोर, तो ये काम है इनका कि ये यही एडवाइस करते हैं। और इसके अलावा जो सदर्न नेवल कमांड का हमारा हेडक्वार्टर है कोची, जो साउथ में जो कमांड बनी है नेवल की, उसके ये चीफ स्टाफ ऑफिसर रहे हैं। ट्रेनिंग का जिम्मा पूरा इनका था वहाँ पे। उसके बाद इंडियन नेवी की जो सेफ्टी टीम है, खासकर ऑपरेशनल सिक्योरिटी की, जो ऑपरेशंस के दौरान जो सिक्योरिटी होती है, चाहे वो एंटी पायरेसी ऑपरेशन हो, चाहे वो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन हो, ह्यूमैनिटेरियन एड हो, मतलब जो श्रीलंका में या तमाम जगह जहाँ भी कुछ ऐसी मतलब कोई आपदा आती है, तो देखते हैं कि आप नेवी और एयरफोर्स हमारी जाती है वहाँ मदद करने, हमारे मित्र देशों की। तो इन चीज़ों में भी जो सिक्योरिटी का ध्यान रखना है, उसकी भी जिम्मेदारी इनके पास रह चुकी है। और इस वजह से मतलब जो शानदार लंबा चौड़ा करियर है, ट्रैक रिकॉर्ड है, उस वजह से इन्हें अगले नेवी चीफ के लिए चुना गया है। और इससे पहले एक चीज़ बड़ी दिलचस्प हुई थी कि हमारे आर्मी, नेवी और एयरफोर्स चीफ तीनों लोग सेम बैच के एनडीए के थे, तीनों लोग दोस्त थे। अच्छा। और तीनों लोग साथ में चीफ बने। तस्वीरें भी आती थी उनके, बढ़िया हंसते मुस्कुराते हुए। और जो ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भी जब प्रेस ब्रीफिंग के वक्त की कुछ फोटोज आ रही थी, कुछ इसमें जट डोंट केयर वाला गाना लगा रहा था, तो वो सारे काफी पॉजिटिव भी लगता देखकर। हाँ, क्योंकि जनरल उपेंद्र द्विवेदी, एडमिरल दिनेश त्रिपाठी और एयर चीफ मार्शल एपी सिंह, ये तीनों लोग एक ही बैच के थे एनडीए के। और ये कहा जाता है कि एक टाइम पे बड़े पक्के दोस्त थे, मतलब एकेडमी के दिनों में। बाद में जब
समय बढ़ता है तो अलग अलग सर्विसेज के हिसाब से इन लोगों को भेज दिया जाता है अलग अलग। लेकिन हाँ, शुरुआती दिनों में बच्चे दोस्त थे, वो चीज़ें अब मतलब नहीं दिखेंगी। लेकिन हाँ, एक चीज़ हम कह सकते हैं नावेद कि जो भी हमारे अफसर हैं, चाहे जनरल अनिल चौहान जो वर्तमान CDS हैं, चाहे हमारे NS राजा सुब्रमण्यम साहब हैं जो भी अब अपकमिंग CDS हैं हमारे, ये चीज़ हम कह सकते हैं कि सिर्फ क्वालिफिकेशंस नावेद मैटर नहीं करती। ठीक है, इनके पास डिग्रियां हैं, इनके पास सारी चीज़ें हैं, लेकिन जो ऑन ग्राउंड एक्सपीरियंस है, खासकर वो जो मैंने बताया कि वो मिलिटेंट कैसे सोचता है, वो पाकिस्तानी कमांडर अभी जो अपने पोस्ट पे बैठा है वो क्या सोच रहा होगा हमारी पोस्ट को देख के, वो चाइनीज़ के दिमाग में क्या, एक चाइनीज़ साइकिक क्या होती है। पाकिस्तान को हम काफ़ी हद तक समझ जाते हैं, काम सिविलियन की वहाँ साइकिक कि वो तो है कि सीधा कि हम तो मार देंगे, हम तो ख़त्म कर देंगे, हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। ऐसी बातें वो ओपनली बोल भी हाँ, वहाँ वो बोल भी देते हैं। अब वो अहमद शरीफ चौधरी पता नहीं क्या क्या जो DJ SPR हैं वो, हाँ, वो कुछ भी कह जाते हैं और उनका भाई क्या उनका माइंडसेट है। लेकिन चाइना इसके मुकाबले काफी अनप्रेडिक्टेबल होता है। चाइना अनप्रेडिक्टेबल है, चाइना अनप्रेडिक्टेबल। देखिए, एक तो कल्चर बहुत अलग है, भाषा अलग है, सबसे बड़ी चीज़। तो आप वो चीज़ ना, जैसे आंखों के इशारे से चेहरे को पढ़ना, ये सब चीज़ें थोड़ी सी मुश्किल होती हैं वहाँ, बावजूद इसके जो हमारे, और वहाँ पे उथल पुथल भी होते रहती है। अभी मैं कुछ ही दिन पहले खबर पढ़ रहा था कि 2 जो पूर्व रक्षा मंत्री हैं चाइना के, उनको सजाए मौत दिए जाने, उम्र कैद, इस तरह की कोई खबर थी जो मैं पढ़ रहा था। तो मैंने मतलब वहाँ पे बहुत ज़्यादा आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आज कौन है, किस तरह से लीड करेगा, कल कौन करेगा, कब कौन गायब हो जाएगा। एक अंतर है नावेद, और इसी वजह से जो हमारे जो नए CDS हैं उनको चुना गया है। और वो चाइना पे, और क्योंकि थ्रेट्स इवॉल्व हो रहे हैं नावेद, ऐसा नहीं है कि हम अगर 114 राफेल की हमारी डील हुई है तो सामने कुछ नहीं हुआ होगा। वो 114 राफेल के मिसाइल्स को रोकने के लिए वो काउंटर मेजर्स भी कर रहे होंगे। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए हमारे जो CDS हैं वो चुने जाते हैं। और अभी अगले महीने हम देखेंगे कि हमारे CDS अपने पदभार जब भी ग्रहण करेंगे तो उस समय देखना होगा कि ये क्या मैसेज देते हैं, कोई एड्रेस करते हैं नेशन को या नहीं। और हमारे नेवी चीफ भी, ये लोग समय समय पे तमाम अलग अलग फोरम्स में बात करते रहते हैं कि किस तरीके से वॉरफेयर इवॉल्व हो रहा है, या किस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं मजबूती के लिए, आगे भारत की क्या प्लानिंग है, सबसे बड़ी चीज़। और तीसरे एयरक्राफ्ट कैरियर पे अगर मुझे मौका मिला तो मैं उनसे ज़रूर पूछूंगा कि सर INS विशाल जो हमारा एक मतलब प्रोजेक्ट है, कि तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर क्या बनाएगा इंडिया, सी डिटरेंस में क्या होगा। तो ये सब सवाल होंगे जो अगले नेवी चीफ से पूछे जाने हैं, क्योंकि TPCR रिलीज़ किया था, टेक्नोलॉजी पर्सपेक्टिव, अगले 15 साल का रोड मैप अभी डिफेंस मिनिस्ट्री ने, तो उसमें था कि शायद भारत एक तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बना सकता है। तो अगले नेवी चीफ पे ये जिम्मेदारी होगी कि वो किन चीज़ों पे जोर देते हैं। वो एक एयरक्राफ्ट कैरियर पे जोर देते हैं, वो सबमरीन वॉरफेयर पे जोर देते हैं, या वो जंगी जहाज़ों पे। और इसी तरह CDS पे भी जोर होगा कि तीनों सेनाओं में जो इंटीग्रेटेड कमांड की बात है, कि सिनर्जी जो हमें ऑपरेशन सिंदूर में देखने को मिली, कि एक सिनर्जी है तीनों सेनाओं में, क्योंकि तीनों की भाषाएं अलग होती हैं। अब आप समझिए कि भाषा इतनी अलग है कि जो नेवी का कैप्टन है वो आर्मी के कर्नल के इक्विवेलेंट होता है। लेकिन अब इसीलिए ब्रैकेट में लिखा जाता है कि कैप्टन दिस एंड दिस और नेवी, क्योंकि कई बार ये होता है कि आर्मी का कैप्टन उसको शायद कैप्टन बोल देता है, तो उसको लगता है कि नहीं। तो इन चीज़ों पे थोड़ा सा, तो ये इंटीग्रेटेड कमांड हो, एक भाषा में बात करें, एक चेन ऑफ कमांड हो, इन तरीके की चीज़ों पे सबसे बड़ी चुनौती भी होगी जो हमारे नए CDS के सामने, की जो थिएटर कमांड की बात हो रही है, जॉइंट ऑपरेशंस की बात हो रही है, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए और इवॉल्व होते हुए वॉरफेयर में किस तरीके से आगे भारत को ले जाया जाए। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं, ये कुछ चुनौतियां हैं जो अभी आने वाली जो ऑफिशियल्स हैं, जो टॉप लीडर्स हैं, उनके हाथ में आने वाली है, जिनको उन्हें संभालना होगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये तो अच्छा फील होता ही है जब हम सुनते हैं कि इतनी लंबी फहरिस्त है हमारे, जो भी अब हमारी डिफेंस के जो टॉप लीडर्स हैं उनकी इतनी लंबी फहरिस्त है, क्वालिफिकेशन की, ऑपरेशंस की, रोल्स की, कितने उन्होंने जिम्मेदारी संभाली हुई है सेना में, नेवी में, कहीं पर भी जहाँ पर भी उनकी पोस्टिंग थी। तो जो भी रोल संभाले हो, सारी चीज़ें जानकर एक अंदर से ये तो ज़रूर फील होता है कि हाँ, निश्चिंत रहा जा सकता है, अच्छे हाथों में कमान है। ये कमान अब संभालेगी भारत की रक्षा को, आपकी रक्षा को, हमारी रक्षा को। और क्या होता है, किस तरह से, जैसा मानस ने बताया ही है कि आगे अगर वो आते हैं तो क्या वो एड्रेस करेंगे देश को या अपनी सेना को, अगर वो करते हैं तो क्या कहते हैं, सारी चीज़ें देखने वाली होंगी। ये पूरी जानकारी पर जो हमारे साथी मानस आपके लिए लेकर आए थे, उस पर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए। मैं हूं नावेद, कैमरे पर हमारे साथी शिवम है। देखते रहिए ललन टॉप।